अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दूध पाक पढ़ लें, उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का चल रहा था। तो आज इंशाल्लाह हम बिल ऑफ एक्सचेंज को देखेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे पास पेपर के हवाले से और आपके ICAPS टैक्स के। तो बगैर किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को। कल हमने बात की थी प्रोमिसरी नोट पे, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता कंसेप्ट है। प्रोमिसरी नोट में क्या था, मिस्टर ए आते हैं मिस्टर बी के पास। मिस्टर बी को कहते हैं कि आपने मेरे जो है वो पैसे देने हैं, उसे कुछ सामान दे देते हैं, गुड्स दे देते हैं और कहते हैं आप पैसे दो। वो पैसों के बदले क्या करता है, एक प्रोमिसरी नोट दे देता है जिसमें वो प्रोमिस करता है कि मैं आपको आज से 3 माह बाद पैसे पे कर दूंगा। ये सिनेरियो था प्रोमिसरी नोट का। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बिल्कुल वही केस जो है वो सिनेरियो है। मिस्टर बी जाते हैं मिस्टर ए के पास। मिस्टर ए को कहते हैं कि मैंने आपसे पैसे लेने हैं, ये गुड्स दे दिए हैं, तो इसके बदले मैंने आपसे पैसे लेने हैं। मिस्टर ए कुछ सोचते हैं। मिस्टर ए सोचते हैं कि मैंने मिस्टर सी से भी इतने ही पैसे लेने हैं, तो वो एक प्रोमिसरी नोट नहीं बनाते, वो एक बनाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें क्या लिखते हैं, वो मिस्टर सी के नाम लिखते हैं कि मिस्टर सी, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, हुक्म दे रहा हूँ कि आप मिस्टर बी को इतने पैसे पे कर दो, इतने पैसे पे कर दो। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब प्रैक्टिकली सोचें इस तरह कि अगर आप किसी के पास जाएं, आप उससे कहेंगे भाई मैंने तुमसे पैसे लेने हैं, वो आपको जाके कह के जाओ फलां बंदे से मैंने पैसे लेने हैं, उससे ले लो, तो क्या एक ठीक बात होगी? आप इसको मान जाओगे? आप कहोगे कि भाई उसने आपके पैसे देने हैं, मेरे थोड़ी पैसे देने हैं। मैं उससे ऐसे ही मुंह उठा के उसके पास चला जाऊँ और से जाके कहना शुरू कर दूं कि भाई आपने उस बंदे के पैसे देने हैं, पैसे दो। वो मुझे इस तरह किस तरह पैसे दे दे, वो आगे से मुझे कोई जवाब दे दे, मेरी बेइज्जती कर दे किसी भी तरह से, मैं इस तरह से उसके पास नहीं जा सकता। इसीलिए इसमें ज़रूरी चीज़ है कि जो बंदा जो बना रहा होता है ना ये बिल ऑफ एक्सचेंज, वो जिसको भेजता है, जिसके नाम पे बना रहा होता है, इस केस में हमारे केस में मिस्टर बी मिस्टर ए के पास आए हैं। मिस्टर ए बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे हैं, वो मिस्टर सी को ऑर्डर कर रहे हैं कि मिस्टर बी को पेमेंट कर दो। मिस्टर सी को ऑर्डर कर रहे हैं कि मिस्टर बी को पेमेंट कर दो। तो वो जो ऑर्डर कर देंगे ना, उसके बाद वो जाएगा मिस्टर बी के पास और मिस्टर बी उस पर अपना साइन करेंगे, जिसकी ये निशानी होगी कि मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया, मिस्टर बी मान गए हैं कि ठीक है मैं मिस्टर सी को पेमेंट कर दूंगा। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज मिस्टर सी के पास जाएगा। अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक अपनी हैसियत इख्तियार कर चुका है। अब उसकी एक वैल्यू है, जितनी उसके ऊपर कीमत लिखी हुई है वो उसकी वैल्यू है। मिस्टर सी कभी भी जाके उस जो है वो मिस्टर बी से जो माना हुआ है कि ठीक है मैंने इतने पैसे देने हैं, मैं इसके पैसे दे दूंगा, उससे जाके वो पैसे ले सकते हैं। अब उसकी वैल्यू बन गई है। तो ये है, ऐसे कह सकते हैं कि प्रोमिसरी नोट का भाई है बिल्कुल प्रोमिसरी नोट के जैसा। इसमें फ़र्क क्या है, प्रोमिसरी नोट में जो बंदा बना रहा होता था ना, उसने पैसे देने होते थे किसी के, वो उससे प्रॉमिस कर रहा होता था पे करने का। लेकिन इसमें जो बंदा बना रहा होता है वो ऑर्डर कर रहा होता है पे करने का ऑर्डर कर रहा होता है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी, सारी सेम है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, वो भी इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग था, उसका भी एसेंशियल था कि इन राइटिंग में होना चाहिए, इसका भी एसेंशियल है कि राइटिंग में होना चाहिए। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल वो भी था, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल ये भी है। लेकिन फर्क क्या है, वो प्रॉमिस टू पे था, ये ऑर्डर टू पे है, बस ये फर्क है। आगे साइंड बाय मेकर, वो भी साइंड बाय मेकर था, ये भी साइंड बाय मेकर है। लेकिन यहाँ पे मेकर से मुराद जो है वो बनाने वाला भी है और जिसको दिया जा रहा है वो भी है। इसको हम आगे जाके ना थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, लेकिन फिल वक्त साइंड बाय मेकर बिल्कुल उस डेफिनेशन के लिहाज से बिल्कुल उसी की तरह का आप इसको तस्वर करें। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे ऑन डिमांड और एट अ फिक्स और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम, ऐसे ही जो है वो फ्यूचर टाइम बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से बात ये प्रोमिसरी नोट में थी। ये किसी बंदे को डायरेक्ट कर रहा होगा कि भाई
आप पेमेंट करें इतने फिक्स फ्यूचर टाइम पे, इतने दिनों बाद, इतने दिन, या आप इस फला बंदे को पेमेंट करें। अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक जो है वो सर्टेन सम ऑफ मनी होगा जिस तरह प्रोमिसरी नोट में था, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या किसी सर्टेन पर्सन को या इंस्ट्रूमेंट के बियरर को। बिल्कुल वही बात जो उस केस में थी, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। पूरी डेफिनेशन में मेन चेंजिंग क्या आई है, वहां पे प्रॉमिस टू पे था, यहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर है, वहां पे अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का वर्ड लिखा हुआ था। बाकी थोड़ी सी चेंजिंग हो गई कि डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन नहीं था मेरे ख्याल से उसमें। बाकी सारी डेफिनेशन वही की वही है, एसेंशियल्स बाकी सारे वही के वही हैं, बिल्कुल सेम वही हैं। The analysis of definition shows that a bill of exchange is a written and signed order directing a person to pay a certain sum of money to the bearer of the instrument or to a specific person or his order। कहता है भाई ये जितनी डेफिनेशन आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में लिखी हुई है ना, ये पढ़ने से जो मैंने इसका एनालिसिस करके जो इसका खुलासा निकाला है वो ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, साइंड होता है वो भी, और किसी पर्सन को डायरेक्ट कर रहा होता है कि भाई जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है उसको पैसे दे दो, या फिर उस स्पेसिफिक पर्सन का उसमें नाम लिखा होता है कि इस पर्सन को पैसे दे दो। और हमने दो एक्सेप्शंस पढ़ी थी, उस एक्सेप्शन का जिक्र मैं आपको तब समझाऊंगा, वो बियरर वाली, वो जिसमें बैंक और गवर्नमेंट था। आज हम उस पर बात करेंगे जब बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का हमारा आखिरी टॉपिक पे हम जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रोमिसरी नोट से बाकायदा तौर पे, तब उस पर मैं आप लोगों को बात करूंगा। ये जो बियरर वाली बात है ये क्लियर हो जाएगी आज हमारी एक्सेप्शन वाली बात। जनरली अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय अ क्रेडिटर हु डायरेक्ट्स हिज डेटर टू पे द मनी टू द पर्सन स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट। वो यहाँ पे एक छोटे से डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहा है प्रोमिसरी नोट से। प्रोमिसरी नोट में क्या था, जो बंदा लिख रहा था ना, जो बंदा प्रोमिसरी नोट लिख रहा था, उस बंदे ने पैसे देने थे उस बंदे के जिसके लिए वो लिख रहा था, और उसको वादा कर रहा था कि भाई मैं आपके पैसे दे दूंगा। लेकिन जो बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज लिख रहा है ना, वो जिसके लिए लिख रहा है ना, उस बंदे से उसने पैसे लेने हैं, उस बंदे ने उससे पैसे लेने हैं, देने नहीं है। देने जिसको भी हैं, लेकिन जिसको ये लिख रहा है ना प्रोमिसरी नोट, सॉरी बिल ऑफ एक्सचेंज, उस बंदे से उसने पैसे लेने हैं, उस बंदे ने उससे पैसे लेने हैं। ये क्रेडिटर है, वो इसका डेटर है, वो इसका रिसीवेबल है, उससे इसने पैसे लेने हैं। तो ये एक छोटे से डिफरेंस की बात की है। बाकी इसके तफसीलन डिफरेंसेस हमारा जो आखिरी टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो उसमें हम इन दोनों के जो बिल ऑफ एक्सचेंज है और प्रोमिसरी नोट के तफसीली डिफरेंसेस देख रहे होंगे। उसमें हमने पार्टीज देखी थी, दो पार्टीज थी, एक मेकर था, पेई था। सिंपल सी बात थी। जो मेकर था ना, मेकर वो बंदा था जो प्रोमिसरी नोट बना रहा था, जो प्रोमिसरी नोट बना रहा था जिसने पैसे देने थे, और जो पेई था वो बंदा था जिसके लिए बना रहा था, जिसने पैसे लेने थे। यहाँ पे पार्टीज तीन हो गई। फॉलोइंग आर द थ्री मेन पार्टीज इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज तीन हो जाएंगी। एक होगी ड्रॉयर, वहां पे जिस तरह से मेकर था यहाँ पे ड्रॉयर है। उन्होंने नाम इसका क्यों चेंज किया, क्योंकि इसकी हैसियत चेंज हो चुकी है। उधर जो बंदा था उसने पैसे देने थे, ये जिसके लिए बना रहा है उससे पैसे लेने हैं, इसलिए यहाँ पे उन्होंने मेकर का लफ्ज यूज करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। एक नया लफ्ज ड्रॉयर का ले आए, जो ड्रॉ कर रहा है, जो बना रहा है, मतलब इसका वही है जो बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है। वहां पे मेकर का मतलब था कि जो बंदा प्रोमिसरी नोट बना रहा है, यहाँ पे ड्रॉयर का मतलब है जो बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहा है। इट इज अ पर्सन हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। The drawer is liable on a bill of exchange as principal debtor until the drawee accepts the bill। स्टार्टिंग में मैंने आपको बात बताई कि भाई अगर कोई बंदा के पास आप जाए ना कि भाई आपसे मैंने पैसे लेने, आप पैसे दो, वो जाके कहेगा कि फुला बंदे से जाके पैसे ले लो, तो आप नहीं जाओगे जब तक वो उस बंदे से बात करवा के आपकी कंफर्म नहीं करवाएगा। वो बंदा मान जाएगा कि ठीक है भाई मैं आपको पैसे देता हूँ। यही बिल ऑफ एक्सचेंज का जो है वो मामला है। जब आप किसी को हुक्म करते हैं ना कि भाई इस बंदे को आप पैसे दे देना, तो उस बंदे
का राजीनामा भी होना चाहिए, जो सिग्नेचर के तौर पे वो बंदा करता है कि ठीक है मैं इस बंदे को पैसे दे दूंगा। जब तक वो बंदा साइन नहीं ना करता तब तक लायबल कौन है? जो ड्रॉ कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो ड्रॉयर है, तब तक लायबिलिटी ड्रॉयर की है। कैसे? दोबारा से उसी एग्जांपल को देखें। मिस्टर बी गए मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए को कुछ सामान दिया, मिस्टर ए ने पैसे देने की बजाय बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या ड्रॉ कर दिया कि मिस्टर सी से आप इतने पैसे ले लेना, मिस्टर सी से इस दिन आप इतने पैसे ले लेना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया। अब उसने उसको भेज दिया मिस्टर सी के पास कि आप साइन कर दो, कबूल कर लो कि आपने मेरे इतने पैसे देने हैं। जब तक वो कबूल नहीं करता तब तक मिस्टर बी ने किससे पैसे लेने हैं? मिस्टर ए से पैसे लेने हैं। तब तक जो कर्जदार है वो मिस्टर ए है। तब तक जो कर्जदार है वो मिस्टर ए है। तब तक जितना पैसा जो है वो मिस्टर बी ने लेना है वो किससे लेगा? मिस्टर ए से लेगा। तो ये सिंपल सी बात है। ड्रॉयर की हमने डेफिनेशन देखी कि जो बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा होता है। ड्रॉई देखते हैं, ड्रॉई और एक्सेप्टर क्या होते हैं। जिस बंदे को ड्रॉ कर रहा होता है उसको हम ड्रॉई का नाम देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरह उधर पेई था, जिस बंदे के लिए ड्रॉ कर रहा था, लेकिन उधर पेई से आप इसको कंपेयर ना करें क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टीज हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ड्रॉई वो है जिस बंदे को हुक्म दिया जा रहा है कि भाई पैसे दे। जिस बंदे को हुक्म दिया जा रहा है कि भाई पैसे दे, वो ड्रॉई है। अगर ड्रॉई जिस तरह हमारे केस में मिस्टर बी ने जो है वो मिस्टर ए के पास गए, मिस्टर ए को जो है वो गुड्स प्रोवाइड की, मिस्टर ए ने जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, मिस्टर ए ने जैसे ही ड्रॉ किया मिस्टर सी के नाम पे, मिस्टर सी ड्रॉई बन गया। मिस्टर सी ड्रॉई बन गया क्योंकि वो मिस्टर सी को हुक्म दे रहा है उसमें, मिस्टर सी पेमेंट करो। लेकिन 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 जब तक मिस्टर सी एक्सेप्ट नहीं करते देता वो एक्सेप्टर नहीं बनेगा। जैसे ही मिस्टर सी को वो बिल ऑफ एक्सचेंज मिलेगा, मिस्टर सी पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा, मिस्टर सी एक्सेप्टर बन गया और बिल ऑफ एक्सचेंज अब वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ। जब तक मिस्टर सी ने साइन नहीं किए थे लायबल कौन था? ड्रॉयर था। तब तक लायबल कौन था? ड्रॉयर था। इट इज अ पर्सन हु इज ऑर्डर्ड टू पे द अमाउंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। जिसको ऑर्डर किया जाता है कि भाई आपने अमाउंट देनी है, उसको हम ड्रॉई कहते हैं। व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हेन ही गिव्स कंसेंट टू मेक द पेमेंट। जब ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है? वो अपनी इजाजत दे देता है, वो अपनी मंजूरी दे देता है कि ठीक है मैं पेमेंट करूंगा। ही इज कॉल्ड द एक्सेप्टर। तब उसको एक्सेप्टर का नाम दे दिया जाता है। द ड्रॉई इज नॉट लायबल अंटिल एक्सेप्टेंस। जब तक ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं कर लेगा तब तक कौन लायबल होगा? ड्रॉयर ही लायबल होगा। जैसे ड्रॉई ने मान लिया कि ठीक है भाई इस बंदे को मैं पैसे दूंगा, ड्रॉई ऐसा भी कर सकता है कि भाई नहीं मैंने तुमसे पैसे लिए थे तो मैं तुम्हें ही दूंगा, तुम आगे इसको देना, तुम जानो, ये जाने, इसका काम जाने। अगर तो ऐसा करता है, ड्रॉई एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो ड्रॉई पे किसी किस्म की लायबिलिटी नहीं आई, सारी लायबिलिटी ड्रॉयर पे ही है। जब ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को तब सारी लायबिलिटी ड्रॉई पे ट्रांसफर हो जाएगी। तब तक वो लायबल नहीं होगा जब तक वो कबूल नहीं कर लेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को। ऑन एक्सेप्टेंस ही बिकम्स लायबल एज एक्सेप्टेड टू पे होल्डर ऑन डिमांड आफ्टर मेच्योरिटी। तो जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेगा वो लायबल बन जाएगा एक्सेप्टर के तौर पे टू पे होल्डर ऑन डिमांड आफ्टर मेच्योरिटी। मेच्योरिटी क्या होता है ये पूरा टॉपिक हमने डिस्कस करना है इंशाल्लाह कल। तो अभी मेच्योरिटी वाले वर्ड को आप थोड़ा सा होल्ड करें, आपको जो है वो कंप्लीट समझाया जाएगा कि मेच्योरिटी क्या होती है। जब जिस तरह हम आपस में बात करते हैं, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है एक किस्म का, तो कहते हैं ये मेच्योर इंसान है, ये एक मेच्योर इंसान है। जब बच्चा बंदा कह लें आप, वो बचकानी हरकतें करता है, उसका दिमाग अभी उस तरह से बड़ा नहीं हुआ होता जिस तरह से उसका कद बड़ा हो जाता है, तो उसको इमेच्योर कहा जाता है। या छोटे बच्चे जो होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। जो समझदार इंसान होता है उसको मेच्योर इंसान कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसी कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम मेच्योरिटी का कंसेप्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में भी डिस्कस करेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब मेच्योर हो जाता है।
तीसरी पार्टी होती है पेई। पेई कौन है? जिस बंदे को पैसे देने हैं। हमारी एग्जांपल में मिस्टर ए ड्रायर है, मिस्टर ए को जो है मिस्टर बी ने गुड्स दी हैं, मिस्टर ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है मिस्टर सी के नाम, मिस्टर सी ड्रॉई है, और जब मिस्टर सी एक्सेप्ट कर लेगा तो वो एक्सेप्टर बन जाएगा, और मिस्टर सी जिसको पैसे देने हैं वो पेई है, वो पेई है। तो ये थी 3 पार्टीज बिल ऑफ एक्सचेंज में। इन नंबर ऑफ पार्टीज के लिहाज से भी ये जो है वो प्रोमिसरी नोट से डिफरेंट है। ये आपके सामने एक खाका सा जो है वो बना हुआ है, स्पेसिमेन ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम पे आपके ICAP स्टेट एक्ट में बना हुआ है। ये डेट सबसे पहले लिखनी है आपने टॉप राइट कॉर्नर पे, बिल्कुल प्रोमिसरी नोट की तरह। उसके नीचे वाली लाइन में लेफ्ट साइड पे हमने अमाउंट लिखनी है बिल्कुल प्रोमिसरी नोट की तरह। उस बिल्कुल प्रोमिसरी नोट की तरह हमने स्टेटमेंट लिखनी है, लेकिन स्टेटमेंट यहाँ पे ऑर्डर टू पे होगा। 3 months आफ्टर डेट पे टू यासीन और टू हिज ऑर्डर। अब यहाँ पे साफ पता चल रहा है वो हुक्म दे रहा है कि भाई यासीन को पे करो या उसके हुक्म पे करो द सम ऑफ 10,000 रुपीज फॉर वैल्यू रिसीव्ड। 10,000 रुपए यासीन को या उसके हुक्म पे 10,000 रुपए पे किए जाएं। एक्सेप्टेड असलम, यहाँ पे जहाँ पे असलम है ना, यहाँ पे असलम के सिग्नेचर होंगे एक्सेप्टेड के साथ नीचे, और असलम जो है वो असलम जो लिखा हुआ है ना एक्सेप्टेड के साथ असलम, ये उसके सिग्नेचर हैं, ये उसके सिग्नेचर हैं। यहाँ पे एक्सेप्टेड लिख के असलम सिग्नेचर करेगा। टू के साथ असलम का नाम, असलम कौन है? ड्रॉई है। यहाँ पे पेई कहाँ पे आ रहा होगा? पेई सिर्फ स्टेटमेंट में ही आ रहा होगा, वो भी अगर आ रहा हो तो, अगर बेयर इंस्ट्रूमेंट है तो वो स्टेटमेंट में भी पेई नहीं आ रहा होगा, वरना पेई का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा होगा और कहीं जगह स्टेटमेंट के अलावा। टू के साथ ड्रॉई का नाम आ रहा होगा जिसने पैसे देने हैं, जिसको जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा गया है, साथ उसका एड्रेस आ रहा होगा। राइट साइड पे बॉटम कॉर्नर पे जो है वो ड्रॉयर का नाम और उसका जो है सिग्नेचर और उसका एड्रेस आ रहा होगा। बिल्कुल इसी तरह से इन स्पेसिमेन मोहसिन इज ड्रॉयर, असलम इज ड्रॉई एंड यासीन इज दी पेई। तो इसको भी आपने जहन में रखना है, वो आपसे बिल्कुल बिल ऑफ एक्सचेंज बनवा सकता है। और एक एक जो है वो डेट लिखने का आधा नंबर रख लेगा, ये पैसे लिखने का आधा नंबर रख लेगा, स्टेटमेंट लिखने का आधा नंबर रख लेगा। इस तरह से इसके सारे नंबर जोड़ तोड़ के बनाएगा। तो आपने किसी चीज़ को मिस नहीं करना, ट्राई करें। आसान सी चीज़ है, 2-3 बार आप इसको देखें ना तो वैसे ही आपको याद हो जाता है। आप वैसे इसको बंद करके कॉपी पेंसिल पे ड्रॉ करके देख लें, आपको पता चल जाता है। जो अगर ड्रॉ करने का क्वेश्चन आता है ना तो वो सबसे आसान तरीन क्वेश्चन होता है, आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता। जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो लिखी हुई हैं, जो नहीं लिखी हुई वो अपनी मर्जी से लिख लो, कोई इशू वाली बात नहीं। अब बात करते हैं हम जो है वो एसेंशियल्स पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल पे। पहला एसेंशियल इन राइटिंग, क्या ये प्रोमिसरी नोट से मुख्तलिफ है? बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है, इस पर तो हमने टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं। प्रोमिसरी नोट इन राइटिंग होना चाहिए, जो चीज़ें प्रोमिसरी नोट पे थी वही बिल ऑफ एक्सचेंज पे हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग लाइक प्रोमिसरी नोट। अ बिल ऑफ एक्सचेंज आल्सो कैन नॉट बी ओरल। आजम साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स ब्ला ब्ला ब्ला, ये एग्जांपल्स जो हैं ये आप देख लीजिएगा। बिल्कुल सेम वही बात है जो प्रोमिसरी नोट वाली बात थी। यहाँ पे आके डिफरेंस क्रिएट होगा। वो जो था वो प्रोमिस टू पे था, ये क्या है? ऑर्डर टू पे। ये क्या है? ऑर्डर टू पे। वो प्रोमिस टू पे था। इसको पढ़ते हैं हम। A bill of exchange contains an order to pay instead of a promise to pay like in promissory note। वो कहता है promissory note में जो था वो promise to pay था, ये उसके जैसा नहीं है, ये order to pay है। This feature distinguishes it from promissory note। ये फीचर जो है वो उसका डिफ्रेंशिएट करता है promissory note के साथ bill of exchange को। Further, a request to pay money is not considered to be a bill of exchange। Further, a request to pay money is not considered to be a bill of exchange। ये फिक्रा इस पूरे टॉपिक में बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिक्र है। एक रिक्वेस्ट जो है ना वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड कंसिडर नहीं की जाएगी। रिक्वेस्ट का क्या मतलब है कि नज़र आ रहा हो कि वो उसे इस तरह की बात कर रहा है जिससे जाहिर हो रहा है कि भाई आप पे कर दो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, ये नज़र आ रहा हो,
देखें जो इंग्लिश है ना वो हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, उसकी कुछ कम्प्लेक्सिटीज़ को हम नहीं समझते। उर्दू की को हम समझते हैं, उर्दू की हम अच्छी तरह समझते हैं। अगर तो फ़िक्रे उर्दू में लिखे हुए हों ना तो हम इजीली बता सकते हैं इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है या इसमें जो है वो ऑर्डर कर रहा है। लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है, इंग्लिश में जब फ़िक्रे लिखे हो ना, इंग्लिश में कई बार ऑर्डर के लिए बड़ी शाइस्तगी से और नरम सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को कह रहा होता है प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोजेक्ट कह रहा होता है, लेकिन उसको ऑर्डर ही दे रहा होता है। प्लीज़ लगा के भी उसको ऑर्डर ही दे रहा होता है। तो अगर तो कोई जो है वो या तो बहुत पैदा ही इंग्लैंड में हुआ, वो इस तरह की टोन्स को समझ सकता है आसानी से। हम बीइंग उर्दू स्पोकन पर्सन या पंजाबी स्पीकिंग, जिस भी खित्ते से आप लोगों का ताल्लुक है, सिंधी जो भी है, अगर हमारी अपनी ज़ुबान में कोई चीज़ कही जाए, कोई फ़िक्रा वगैरह कहा जाए, उसकी टोन को देख के, कंडीशंस को देख के हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंग्लिश के मामले में हमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना इस हवाले से पड़ सकता है। वो कहता है जो रिक्वेस्ट है मनी पे करने की, हम इस तरह से इस चीज़ को समझेंगे कि अगर तो फिक्रे में हमें साफ नज़र आ रहा है ना कि इस तरह की बात नज़र आ रही है कि पे कर दो तो भी ठीक है, पे ना करो तो भी ठीक है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये वैलिड जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। अगर उसने नरम लैंग्वेज यूज़ की हुई है, नरम लैंग्वेज प्लीज़ वगैरह का यूज़ किया हुआ है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर प्लीज़ वगैरह का यूज़ है लेकिन उसमें उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो जो है वो पेमेंट ना करे तब भी गुजारा हो जाएगा, इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, आगे वो ना करे वो अलग उसकी मर्जी है। लेकिन प्रोमिजरी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज में वो जो स्टेटमेंट है उसमें इस तरह का अगर कोई जो है वो नोटिस नहीं दिया हुआ तो फिर हम उसको ऑर्डर टू पे ही कंसीडर करेंगे, रिक्वेस्ट टू पे कंसीडर नहीं करेंगे। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आपको मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू होगी कि ये बात क्या कर रहे हैं। The following instrument signed by Azam is valid bill of exchange as it contains an order to pay, though the language used is very polite. जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है although वो पोलाइट है लेकिन ये ऑर्डर ही है। बाबर प्लीज पे ₹50,000 टू एहसान और ऑर्डर। बाबर बराह मेहरबानी करके एहसान को या उसके हुक्म पे 50,000 रुपये पेमेंट कर दो। प्लीज़ लिख दिया, हम इसका मतलब हरगिज़ तस्वर ये नहीं करेंगे कि भाई उसने प्लीज़ लिख दिया तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर हमारी उर्दू ज़ुबान होती है ना, हम किसी को कहें कि भाई यार मेहरबानी करके पैसे दे दे, तो इसका मतलब होता है कि हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में इस तरह का बिल्कुल नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हम जो 4-5 एग्जाम्पल्स देखेंगे ना, इनसे आपने आइडिया कर लेना कि अगर ये वर्ड्स यूज़ हुए तो हम जो है इसको रिक्वेस्ट कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। पहला वर्ड क्या है? प्लीज़। अगर प्लीज़ यूज़ हुआ हुआ तो हम इसको रिक्वेस्ट कंसीडर नहीं करेंगे। प्लीज़ का मतलब बराए मेहरबानी है, लेकिन ये पोलाइट लैंग्वेज है, रिक्वेस्ट नहीं है। The following instrument signed by Adil is a valid bill of exchange as it contains an order to pay, though the language used is very polite। इसमें भी सिंपल वही बात है, इसमें लैंग्वेज उसने थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है। बिलाल will much oblige me by paying to Daud ₹30,000। यहाँ पे भी आपने याद रख लेना है कि अगर इस तरह से will much oblige me का वर्ड आ रहा होगा, will much oblige का यूज़ हो रहा होगा, तो हम उसको जो है वो पोलाइट लैंग्वेज ज़रूर कंसीडर करेंगे, हम उसको रिक्वेस्ट कंसीडर नहीं करेंगे, होगा ये ऑर्डर ही। ये दो वर्ड्स हो गए, प्लीज़, एक will much oblige। The following instrument signed by Akbar is not valid bill of exchange as it contains only a request to pay and no order to pay। उसने कहा ये valid bill of exchange नहीं है क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट नजर आ रही है। रिक्वेस्ट क्या नजर आ रही है? बाबर प्लीज लेट जाजिब हैव ₹50,000। भाई बाबर जाजिब को 50,000 ले लेने दो यार, बाबर को जाजिब को 50,000 ले लेने दो। ये मतलब साफ नजर आ रहा है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको यार ले लेने दो यार 50,000 रुपये। प्लीज लेट का वर्ड अगर इस तरह से वो यूज कर दे तो हम इसको रिक्वेस्ट तस्वर करेंगे, प्लीज लेट के वर्ड को रिक्वेस्ट तस्वर करेंगे।
Point D, the following instrument signed by Asif is not a valid bill of exchange as it contains only a request to pay and no order to pay. कि भाई इसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं है. बुशरा, I shall be highly obliged, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा. If you make it convenient to पे ₹10,000 टू गालिब. ये तो साफ नजर आ रहा है कि वो बाकायदा पाँव पकड़ने पे आ गया कि भाई अगर आपको आसानी हो तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा कि 10,000 रुपये गालिब को दे दो अगर आपको आसानी हो. उसको आसानी ना हो, ये तो कंडीशन ही लगा दी ना. ये तो अनकंडीशनल वाले में भी आ गया, ये तो अनकंडीशनल वाले की खिलाफ वर्जी में भी आ गया, उस जो है वो एसेंशियल की खिलाफ वर्जी में भी आ गया. तो ये वर्ड्स हैं. सबसे पहले प्लीज अगर अकेला यूज हुआ तो आपने इसको कहना है पोलाइट लैंग्वेज है, ये ऑर्डर नहीं है. अगर विल मच ओब्लाइज यूज हुआ है, मच ओब्लाइज यूज हुआ है किसी तरह से, तो आपने उसको कहना है कि ये भी पोलाइट वर्डिंग है, ये रिक्वेस्ट नहीं है. अगर प्लीज लेट यूज हुआ है तो इसका मतलब है कि भाई उसको ले लेने दो यार, तो ये एक किस्म की रिक्वेस्ट में आ रहा है. और लास्ट सेंटेंस तो उसने वैसे ही क्लियर कर दिया कि भाई आपको अगर आसानी हो तो दे दो वरना रहने दो. ये तो वो वर्डिंग से ही बता रहा है कि भाई मर्जी है तो दे दो, देना चाहो तो दे दो वरना ना दो. तो इन वर्ड्स को आपने अपने जहन में रख लेना है. पेपर में से इससे बाहर चीज़ नहीं आएगी. अभी हम पास पेपर के क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इन्हीं वर्ड्स के गिर्द जो है वो मूव कर रहे होंगे, इर्द गिर्द घूम रहे होंगे इन्हीं वर्ड्स के गिर्द. नेक्स्ट है जी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल. बिल्कुल डिटो सेम, बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह से प्रोमिसरी नोट में था, ये भी बिल्कुल उसी तरह. उसमें क्या हमने पढ़ा था कि भाई अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंड ना करता हो. इसमें भी यही बात है, अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंड ना करता हो. जो एग्जांपल उधर थी वही एग्जांपल इधर है. जो नोट उधर था इवन के, वही नोट इधर है कि भाई पार्टिकुलर टाइम, पार्टिकुलर प्लेस और ऐसा इवेंट जो होगा जिसकी हैपनिंग सर्टेन है, ऑल्दो टाइम अनसर्टेन है, कब होगा नहीं पता. जैसे डेथ है, डेथ होगी ये सबको पता है, कब होगी ये नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि किस बंदे ने कब जो है वो मरना है. तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो उसे हम कंडीशनल तस्वुर नहीं करेंगे, अनकंडीशनल ही तस्वुर करेंगे. जो बात प्रोमिसरी नोट में पढ़ी थी बिल्कुल वही बात डेफिनेट एंड अनकंडीशनल में उसने लिखी हुई है. अब ये बात आ गई साइन वाली. वहां पे था साइन बाय मेकर, वहां पे मेकर सिर्फ एक ही था जो मेन मेकिंग में हिस्सा ले रहे थे. यहां पे मेकिंग में हिस्सा दो बंदे ले रहे हैं, दो बंदे मेकिंग में हिस्सा ले रहे हैं. प्रोमिसरी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज की, एक मेकिंग में हिस्सा वो ले रहा है बंदा जो तो इसे सच्ची मुची बना रहा है ड्रॉयर, और दूसरा मेकिंग में हिस्सा वो ले रहा है जिसके लिए ये बनाया जा रहा है. वो मेकिंग में किस तरह से हिस्सा ले रहा है, वो अपने साइन करके अपनी मंजूरी दे के बिल ऑफ एक्सचेंज को कंप्लीट कर रहा है. जो डेफिनेशन में जो साइन बाय मेकर लिखा वो देख के आपने ये परेशानी होना कि कहीं इसने डेफिनेशन में गलत तो नहीं लिख दिया. यहाँ पे मेकर की जगह ड्रॉयर एंड ड्रॉई आना था. एसेंशियल में तो हमने ड्रॉयर एंड ड्रॉई पढ़ा है. तो मेकर का मतलब होता है जो बनाने वाला होता है. प्रोमिसरी नोट में बेसिकली बनाने वाला ही एक था, यहाँ पे बनाने वाले दो हैं. ड्रॉयर भी बना रहा होता है, सारा कुछ लिख रहा होता है ड्रॉयर. ड्रॉई उसको मंजूरी दे के फाइनल टच दे देता है, मंजूरी दे के अपने साइन करके उसको फाइनल टच दे देता है. तो ये भी बनाने वाला है. तो दो मेकर हैं, एक ड्रॉयर है एक ड्रॉई है. इन दोनों के साइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अगर हो जाएंगे तो उसको हम वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज कंसीडर करेंगे. बिल ऑफ एक्सचेंज का एसेंशियल है, लाजमी है कि दो बंदों के साइन होने चाहिए, ड्रॉयर के और ड्रॉई के. आसिफ ड्रॉज अ बिल ऑन बेहराम एज पे ₹10,000 टू सलीम, और ऑर्डर के भाई सलीम को या उसके हुक्म पे 10,000 पे करो, बट डज नॉट साइन इट, लेकिन उसने साइन नहीं किया. इट इज नॉट अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज. Asif draws a bill as pay ₹10,000 to Jamil or order but does not specify the name of drawee. It is not a valid bill of exchange. उसने ड्रॉई का नाम ही नहीं लिखा. तो भाई अगर ड्रॉई का उसने नाम ही नहीं ना लिखा तो फिर तो पार्टीज ही सर्टेन नहीं रही, पार्टीज ही सर्टेन नहीं रही, तो वैसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सर्टेन नहीं हो सकता, जैसे कि हमने प्रोमिसरी नोट पे पढ़ा था. इसमें भी आगे दोबारा पढ़ लेंगे. वेयर द पे इज फिक्टिशियस और नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन. ड्रॉयर की बात नहीं हो रही, ड्रॉई की बात नहीं हो रही, पे की बात हो रही है.
हमने किसके पढ़ा, दो बंदों के साइन होने चाहिए, ड्रॉयर का और ड्रॉई का। नाम किन किन का होना चाहिए, ड्रॉयर का और ड्रॉई का। पेई का तो अभी तक हमने कोई ताल्लुक ही नहीं पढ़ा। मैंने आपको बताया था जब हम प्रोमिस जो बिल ऑफ एक्सचेंज भी देख रहे थे कि पेई का पूरे इंस्ट्रूमेंट में नाम ही नहीं आ रहा, सिर्फ स्टेटमेंट में भी आ रहा है, में ही आ रहा है। और अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट बनाया है इसको तो स्टेटमेंट में भी नाम नहीं आ रहा होगा। यही बात उसने ये की है। उसने कहा पेई फिक्टिशियस है, पेई का पता ही नहीं पेई कौन है, नॉन एग्जिस्टिंग पर्सन है, पेई का नाम नहीं आ रहा स्टेटमेंट में भी, तो बिल ऑफ एक्सचेंज समझा जाएगा पेएबल टू बियरर। जिसके हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज होगा सारे राइट्स उसी के पास होंगे, उसको जो है वो बियरर इंस्ट्रूमेंट कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर पेई सर्टेन नहीं है, दो लोग सर्टेन का होना लाजमी है, ड्रॉयर एंड ड्रॉई। अगर इनमें से कोई सर्टेन नहीं है तो जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज ही जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, वैलिड कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर पेई सर्टेन नहीं है तो चल जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑल्दो ये बियरर इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। सम पेएबल मस्ट बी सर्टेन, सम पेएबल मस्ट बी सर्टेन, बिल्कुल सेम वही बात जो हमने प्रोमिसरी नोट पे पढ़ी थी कि जो सम पेएबल है वो सर्टेन होना चाहिए। अगर किसी को इस बात की समझ नहीं है तो वो पिछला लेक्चर खोल ले, ओपन कर ले पिछले लेक्चर को, और उसमें सम पेएबल वाला पार्ट जो है वो फास्ट फॉरवर्ड करके सम पेएबल वाले एसेंशियल के पार्ट पे लाके उसको समझ सकता है। वहाँ पे तफसील से समझाया हुआ है, यहाँ पे दोबारा बताना ये टाइम वेस्ट करने की बात है। अगर तो लाइव क्लास होती फिर तो मैं दोबारा बताता, जब आप लोगों के पास पढ़ा हुआ है वो लेक्चर में तो आप उधर जाके इसको दोबारा से सुन सकते हो। इसका नोट भी बिल्कुल डिटो सेम है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, नोट का पार्ट नंबर ए देखें, व्हेन इट इज पेएबल विद इंटरेस्ट, व्हेन इट इज पेएबल विद इंटरेस्ट। इसकी मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। अगर पेएबल विद इंटरेस्ट है ना तो हम उसको सर्टेन कंसीडर करेंगे, ऑल्दो उसने इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं दी हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो सिर्फ इंटरेस्ट का नाम ही यूज करेगा। उसने इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज देनी है, परसेंटेज उसने देनी है कि भाई इतने परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। वो अमाउंट नहीं दे रहा, इंटरेस्ट की परसेंटेज दे रहा है, कोई कुछ बता रहा है जिसकी वजह से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट खुद कर सकते हैं। तब अगर वो सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि मैं 35,000 पे करूंगा और साथ इंटरेस्ट पे करूंगा तो ये सर्टेन नहीं हो जाएगा, तो ये इनवैलिड इंस्ट्रूमेंट होगा, चाहे प्रोमिसरी नोट है चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज है। अगर वो इंटरेस्ट की बात करेगा ये वैलिड तब होगा जब वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की साफ इंडिकेशन दे रहा हो, हमें पता चल रहा हो कि भाई हम इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो सिर्फ इतनी बात कर दे कि मैं भाई 50,000 रुपये दूंगा और साथ इंटरेस्ट भी दूंगा, तो ये पता नहीं चल रहा इंस्ट्रूमेंट को देखते हुए, चाहे वो प्रोमिसरी नोट है चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि भाई इंटरेस्ट है कितना, इंटरेस्ट है कितना, पे तो आप कर दोगे लेकिन कितना इंटरेस्ट है ये सर्टेन नहीं है। तब हम उसे अनसर्टेन कंसीडर करेंगे और अनसर्टेनिटी की बेसिस पे उसको इनवैलिड प्रोमिसरी नोट या इनवैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज का दर्जा दे देंगे। लेकिन अगर उसने परसेंटेज दे दी है, साफ इंडिकेशन बता रहा है कि इंटरेस्ट कितने रेट पे कैलकुलेट किया जाएगा, तब हम इसको वैलिड प्रोमिसरी नोट या वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज समझेंगे। बाकी सारा जो है वो वही है। ये पॉइंट कल मैं शायद बताने से रह गया था। सम पेएबल मस्ट बी लीगल टेंडर, बिल्कुल वही पॉइंट है कि भाई पाकिस्तानी रुपीस में होना चाहिए, फॉरेन करेंसी में नहीं हो सकता। किसी किस्म की गुड्स नहीं हो सकती कि भाई मैं तुम्हें 1 किलो आलू दे दूंगा, 5 किलो प्याज दे दूंगा, 3 किलो टमाटर दे दूंगा, मैं आपको जो है वो घोड़े दे दूंगा, मैं आपको ऊंट दे दूंगा बड़े बड़े। इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। मनी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए, वो भी पाकिस्तानी रुपी, फॉरेन करेंसी नहीं होनी चाहिए। इंडियन रुपी नहीं चलेगा, बांग्लादेशी टका होता है वो नहीं चलेगा, यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं चलेंगे, यूके का पाउंड नहीं चलेगा, सिर्फ पाकिस्तानी रुपी चलेगा। वही बिल्कुल बात है, वही इसकी एग्जाम्पल है। अब जिस बात की मैं आपको बात कर रहा था कि डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, देखें एसेंशियल बिल्कुल आसानी से बिल्कुल वही प्रोमिसरी नोट वाले एसेंशियल थे सारे, एक ऑर्डर टू पे डिफरेंट था बस, बाकी सारे तो तकरीबन वही एसेंशियल थे। आपको अपने अगर वो याद किए हुए हैं तो ये तो आपको बिल्कुल खुद ब खुद ही याद हो गए होंगे। अब हम डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि भाई प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज थी, मेकर और पेई, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हैं।
ये जितने भी डिफरेंस हैं इनमें से 4-5 आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। कम से कम ये 4-5 मार्क्स का अगर आ जाए तो इतने तो आप लोग लिख सकें। द मेकर ऑफ द नोट कैन नॉट बी पेई, मेकर जो है वो पेई नहीं हो सकता प्रोमिसरी नोट में। दो पार्टीज होंगी, मेकर तो है उसने पैसे देने हैं, तो कैसा होगा कि अगर उसने खुद को ही पैसे देने हैं, कैसा होगा कि अगर उसने खुद को ही पैसे देने हैं, बिल्कुल ही अजीब हो जाएगा। मैं अपने आप को ही नोट लिख रहा हूँ कि मैंने अपने आप के इतने रुपए अपने अकाउंट से निकाल के अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो बड़ी अजीब सी बात है। तो मेकर और होता है, पेई और होता है। लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसमें ड्रॉयर एंड पेई मे बी वन एंड द सेम पर्सन। ड्रॉयर एंड पेई जो है वो एक ही पर्सन भी हो सकता है, परेशान नहीं हो, मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर बी जो है वो मिस्टर ए के पास गया, मिस्टर ए ने पैसे देने हैं, मिस्टर ए अपने आप के नाम पे ऑर्डर लिख सकता है कि भाई मैं 3 महीने बाद जो है वो अपने आप को हुक्म दे रहा हूँ, पे टू मी और माई ऑर्डर, कि मैं आपको पैसे दे दूंगा। जिस तरह से प्रोमिसरी नोट लिख रहे हैं कि मैं अपने आप को जो है वो मैं आपसे प्रोमिस करता हूं कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें इस तरह की बात वो कर सकता है कि मैं जो है वो अपने जो मैं हूं वो आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन वो अपने आप को हुक्म दे रहा होता है। उसमें वो उससे प्रोमिस नहीं कर रहा होता, वो अपने आप को हुक्म दे रहा होता है। इस तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, कॉमन नहीं होता। कोई भी इंसान जो है वो बेहतर समझेगा कि भाई मैं प्रोमिसरी नोट ही दे दूँ, अगर इस तरह की कंडीशन मैंने क्रिएट करनी है अजीब सी, लेकिन हो सकता है। आगे जाके हम चेक वगैरह में देख रहे होंगे इन चीज़ों को ज़्यादा तफसील के साथ। तो ड्रॉयर जो है वो और पेई एक ही पर्सन भी हो सकते हैं। प्रोमिस एंड ऑर्डर, ये तो डिफ्रेंशिएट जो है हम जानते हैं, प्रोमिसरी नोट में प्रोमिस होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है। एक्सेप्टेंस, प्रोमिसरी नोट के लिए कोई एक्सेप्टेंस की कंडीशन हमने पढ़ी थी कि पेई एक्सेप्ट करेगा, उसे कोई साइन शाइन करके इस तरह का एक्सेप्टेंस का सीन बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। इसमें एक्सेप्टेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्ट करना ड्रॉई के जानिब से लाजमी है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर ड्रॉयर ही लायबल रहेगा। नेचर ऑफ लायबिलिटी, द लायबिलिटी, पहले बिल ऑफ एक्सचेंज देख लेते हैं। द लायबिलिटी ऑफ ड्रॉयर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। सेकेंडरी एंड कंडीशनल, क्या जो ड्रॉयर है ना उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्रॉई ने अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो ठीक है, सारी लायबिलिटी किसको ट्रांसफर हो गई? ड्रॉई को। ड्रॉई ने मान लिया ना कि मैं पैसे दूंगा, ड्रॉयर की कोई लायबिलिटी नहीं रही। ड्रॉयर की लायबिलिटी कब राइज होगी? जब ड्रॉई कोई मसला करेगा, वो कहता है मैं पैसे नहीं देता, तो फिर ड्रॉयर ही पैसे दे रहा होगा। लेकिन प्रोमिसरी नोट में ऐसा नहीं है। लायबिलिटी ऑफ मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट। अब जो मेकर है प्रोमिसरी नोट में, पैसे उसी ने देने हैं, कोई थर्ड पर्सन आके पैसे उसका नहीं देगा। तो ये डिफरेंस है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में। उसके बाद है मेकर्स पोजीशन। द मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट स्टैंड्स इन इमीडिएट रिलेशन विद द पेई। मेकर जो है उसका डायरेक्ट पेई से रिलेशन होता है, लेकिन ड्रॉयर का रिलेशन डायरेक्ट पेई से नहीं होता। ड्रॉयर ने किसे कहा हुआ है? ड्रॉई को। ड्रॉई को कहा हुआ कि पेई को पैसे दे देना। ड्रॉई और पेई का रिलेशन डायरेक्ट हो रहा होता है, ड्रॉयर की कहानी खत्म हो रही होती है। ड्रॉयर और पेई का किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन क्रिएट नहीं हो रहा होता। इसी तरह पेएबल टू बियरर, ये अब आ गई वो एक्सेप्शन वाली बात। अगर प्रोमिसरी नोट पेएबल टू बियरर होगा ना, पेएबल टू बियरर होगा तो सिर्फ 2 बंदों के नाम पे हो सकता है। एक बैंक है, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रूल बना दिया, पुराने ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये रूल बन चुका है। अगर ये उन्होंने रूल बनाया कि अगर किसी को जो पड़ा मिलता था वो उठा के आगे दे देता था, तो इस तरह से मसले क्रिएट होते थे। चोरी के प्रोमिसरी नोट्स पे अमाउंट्स निकल रही होती थी, एक बंदे एक दूसरे से लड़ रहे होते थे कि भाई मैंने तो तुम्हें पैसे दे दिए हैं, वो कहता था मेरा प्रोमिसरी नोट चोरी हो गया था, किसी ने उठा दिया था, वो पैसे ले गया। इस तरह के लंबे चौड़े मसले हो रहे होते थे। तो इसके लिए पेएबल टू बियरर वाला सीन उन्होंने ख़त्म करने के लिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम पेएबल टू बियरर का सीन बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पेएबल टू बियरर प्रोमिसरी नोट है ना,
तो वो सिर्फ दो ही पार्टीज निकलवा सकती हैं। एक बैंक है, बैंक क्या यूं है कि बैंक में फिर वो चीज़ ट्रेस हो सकती है कि किसके अकाउंट में पैसे गए थे, उसको पकड़ो अकाउंट किसके नाम पे, इस तरह की चीज़ें ट्रेस हो रही होती हैं। तो एक तो बैंक है, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का तो फिर आप लोग जानते ही हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये नहीं मैं कहने वाला था कि गवर्नमेंट का अल्लाह ही हाफिज है, मतलब गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है हमारी, तो वो तो आसानी से ट्रेस कर ही सकती है। तो पेबल टू बियरर अगर प्रोमिसरी नोट होगा तो वो सिर्फ दो पार्टीज, या बैंक का नाम निकलवाया जा सकता है या गवर्नमेंट निकलवा सकती है। तो प्रोमिसरी नोट आम जनता के लिए बियरर इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता। इसी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बियरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता। अगर पेबल टू बियरर ऑन डिमांड होगा तो कौन सी दो पार्टीज होंगी, बिल्कुल वही दो पार्टीज आ जाएंगी, वही दो पार्टीज जिसके पैसे निकलवा सकेंगी, एक बैंक के थ्रू और दूसरी गवर्नमेंट। नोटिस ऑफ डिसऑनर इन केस of dishonor of a promissory note, no notice of dishonor is required to be given to maker. No notice of dishonor is required to be given to maker. इसका क्या मतलब है, डिसऑनर का क्या मतलब है? प्रोमिसरी नोट पे जो डेट दी हुई थी या रीजनेबल टाइम वगैरह था कोई उन्होंने रखा हुआ था, वो एक्सपायर हो गया, तब तक प्रोमिसरी नोट पेश ही नहीं किया गया पेमेंट के लिए। उसने कहा था 3 माह बाद मैं पेमेंट कर दूंगा, 3 माह बाद आके वो जो है वो पे करना था, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, पे ही नहीं हुआ, तो वो एक किस्म का डिसऑनर हो गया। ये चीज़ें हम देख रहे होंगे डिसऑनर किस तरह से हो रहा होता है, मेच्योरिटी में हम देख रहे होंगे। तो डिसऑनर हो गया, अब उसकी कोई हैसियत ही नहीं रही। तो अब जो मेकर है जिसने वो नोट बनाया था उसको किसी भी किस्म का किसी को नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई जो आपने पैसे देने थे अब वो आपने नहीं देने। मेकर को पता है कि भाई ये नोट जो है वो डिसऑनर हो गया है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में डिसऑनर मस्ट गिवन बाय द होल्डर टू ऑल प्रायर पार्टीज हु आर लायबल टू पे इंक्लूडिंग ड्रायर एंड इंडोर्सर। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में चूंकि पार्टीज ज़्यादा होती हैं तो नोटिस देना पड़ता है। ये बात हम दोबारा भी देख रहे होंगे। नोटिस और डिसऑनर की अगर बात आपको समझ में नहीं आई तो ये मैच्योरिटी में मैं आपको जाके बात दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको ठीक से समझ आ जाएगी। आपको पता होगा डिसऑनर कैसे हो रहा होता है, मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, तब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी ये जो डिफरेंस है इसमें से आपने एटलीस्ट 5 जो है वो आपने याद कर लेनी है कि अगर वैसे आना तो मुश्किल ही है कि आए डिफरेंस, लेकिन अगर आ भी जाए तो आप लोग लिख सकें इसको, कम से कम 5 आप लोगों को याद होने चाहिए। ये था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। आप इसको देख लें, इसको समझ लें, समझने वाली बातें वही हैं। उस यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, स्पेसिमन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ये आया था 7 नंबर के लिए ऑटम 2015 में। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर आपके आई कैपिटल टेक्स्ट का 8 है। बिल्कुल ये हमें नजर आ रहा है, एक्सेप्टेड लैला से ही हमें पता चल रहा है ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर प्रोमिसरी नोट होता तो उसमें ये लिखा ही नहीं होता। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अबव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो भाई ये तो हमने आइडेंटिफाई कर ली, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। Briefly describe its essential characteristics under the provision of Negotiable Instrument Act 1881। तो इसके essentials जितने हमने देखे हैं, राइटिंग होना चाहिए, साइन बाय में ड्रायर एंड ड्राई होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारे आप लोगों ने लिख देने थे तो आप लोगों को 7 नंबर मिल जाने थे। इतना आसान क्वेश्चन ऑटम 15 में उसने पूछ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑटम 2018 में उसने पूछा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर आई कैप स्ट्रीट टेक्स्ट का 9 है, 4 मार्क्स के लिए पूछा गया। In view of provision of the Negotiable Instrument Act 1881, comment on the type and validity of each of the following instruments signed by राहुल। राहुल मिस्टर ने साइन किया है। Negotiable Instrument Act 1881 के जो है प्रोविजंस के अंडर हमने बताना कि ये वैलिड है कि नहीं। नुमान प्लीज पे टू महरीन ₹100,000। हमने बात की थी, ये पोलाइट ज़रूर है, अकेले प्लीज़ का वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन ये ऑर्डर है तो इसको हम वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। नुमान आई शैल बी हाईली ओब्लाइज इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे ₹100,000। साफ पता चल रहा है, वो मिन्नत कर रहा है कि अगर आपकी, बल्कि अनकंडीशनल भी जो है ये नहीं रहा, कंडीशन भी लगा दी कि अगर आपको आसानी हो, ये कंडीशन लगा दी अगर आपको आसानी हो तो आप 1 लाख रुपया महरीन को दे दें
तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। एक तो उसने कह दिया मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा, दूसरा कह रहा है अगर आपको आसानी हो, साफ पता चल रहा है वो एक किस्म की रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई दे दे तो भी तेरी मर्जी, ना दे तो भी तेरी मर्जी, अगर आसानी हो तो दे दे, उसे आसानी कभी हो ही ना, वो दे ही ना। ठीक है, तो ये भी एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। I acknowledge myself to be indebted to Numan in ₹100,000। उसने कहा मैं मानता हूँ मैंने नुमान का 1 लाख रुपया देना है, टू बी पेड ऑन डिमांड, और मैं कब दूंगा, जब भी वो मांगेगा, फॉर वैल्यू रिसीट। ये तो उसने बात कर दी सीधी की सीधी, यहाँ पे वो एक किस्म का प्रोमिस कर रहा है, मांग रहा है, तो ये तो प्रोमिसरी नोट वाली बात कर दी और ये वैलिड प्रोमिसरी नोट लग रहा है। आई प्रोमिस टू पे महरीन और ऑर्डर ₹100,000 6 days आफ्टर नुमान डेथ। यहाँ पे प्रोमिस का वर्ड ही उसने यूज कर दिया है, तो ये प्रोमिसरी नोट और है भी ये वैलिड। क्यों? क्योंकि अनसर्टेन इवेंट नहीं है, ये सर्टेन इवेंट है। डेथ ऑल्दो टाइम अनसर्टेन है, पता नहीं कब होगी, लेकिन डेथ जरूर होगी। कंडीशन अगर सर्टेन हो तो हम प्रोमिसरी नोट को इनवैलिड नहीं कह सकते। तो ये 4 चीजें, 4 बातें, 4 लाइनें आपने लिख देनी थी, 4 मार्क्स आपको मिल जाने थे। ये इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, बिल्कुल वही चीज़ें होंगी। अगर कोई डिफरेंस आपको मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पुरानी बातें छोड़ के एक नई बात करते हैं। स्प्रिंग 2021 की 3 मार्क्स वाली क्वेश्चन है, बुक में आपके में नहीं है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो यहीं पे होगा आगे आपके पास। Under the provision of Negotiable Instrument Act 1881, identify the types of each of the following instrument and give reasons to the validity of each instrument। तो ठीक है भाई, फिर से जो पहले क्वेश्चन हम करके आए वैसी 3 कंडीशन उसने दे दी हैं 3 मार्क्स के लिए। आई प्रोमिस टू पे जाहिद ₹350,000 एंड ऑल एप्लीकेबल इंटरेस्ट अमाउंट। अब उसने इंटरेस्ट का तो जिक्र किया है, हम कह सकते हैं सम पेबल जो है वो सर्टेन है, लेकिन अगर यहाँ पे उसने बता दिया होता कि इंटरेस्ट कितना हो, कहता 10% इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट, तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकाल लेते। वो कहता है क्वार्टरली 10% इंटरेस्ट, तो हम क्वार्टरली इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगा के निकाल लेते। वो एनुअल कहता हम एनुअल निकाल लेते, लेकिन हमें पता ही नहीं भाई कितना इंटरेस्ट, तो ये अनसर्टेन हो जाएगा। बिल्कुल ही इसको अनसर्टेन कंसिडर करेंगे, जिसकी वजह से हम इसको वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं कहेंगे, इनवैलिड प्रोमिसरी नोट कहेंगे। नेक्स्ट है पे ₹350,000, पता चल रहा है कि भाई ऑर्डर दे रहा है टू जाफर अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 3500। अब इंटरेस्ट उसने सर्टेन कर दिया कि 3500 इंटरेस्ट देना है और 3.5 लाख रुपए आपने जाफर को देने हैं, तो ये एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज हम इसको कह सकते हैं। आई हियर बाय एक्नॉलेज दैट आई हैव टेकन ₹350,000 फ्रॉम आबिद। वो कहता है मैं मानता हूँ मैंने 3.5 लाख रुपए आबिद से लिया है, तो भाई तू मानता है कि प्रोमिस एंड शेल पे द इंटरेस्ट टू हिम, और भाई यहाँ पे वो प्रॉमिस भी कर रहा है कि भाई मैं उसको इंटरेस्ट पे कर दूंगा ऑन द अमाउंट एट एग्रीड इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट भी उनके दरमियान पहले से एग्री हो चुका है, दोनों पार्टीज को पता है क्या इंटरेस्ट रेट है, वो इंटरेस्ट रेट पे कर देगा। भाई तू इंटरेस्ट तो पे कर देगा, लेकिन वो जो 3.5 लाख वाली बात की है उसके साथ सिर्फ कबूल ही किया है, ये तो नहीं बताया कि मैं पे करूंगा कि नहीं पे करूंगा। ऐसा ही है ना, आई हियर बाय एक्नॉलेज दैट आई हैव टेकन ₹350,000, मैं मानता हूं कि मैं 3.5 लाख ले चुका हूं फ्रॉम आबिद से, एंड शेल पे द इंटरेस्ट, और मैं पे क्या करूंगा, इंटरेस्ट करूंगा। प्रॉमिस पे करने का इंटरेस्ट कर रहा है टू हिम, आल्दो उसकी इंटेंशन दोनों चीजें पे करने की हो, लेकिन हमें नजर क्या आ रहा है, हमने ये देखना है यहाँ पे किसी किस्म का प्रॉमिस नजर नहीं आ रहा है 3.5 लाख पे करने का। तो ये ध्यान में रखें, आई कैब आपको इस तरह से जो है वो घुमाने की कोशिश कर सकता है, फंसाने की कोशिश कर सकता है, आपने फंसना नहीं है, दिमाग को हाजिर रख के चीजों को पढ़ना है। इसका सोल्यूशन आगे आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए, बिल्कुल इसी तरह की चीजें हैं। ये था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अब बिल ऑफ एक्सचेंज पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा प्रोमिसरी नोट की वजह से, तो बेहतर ये है आप बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट घर जाके जो आज दोनों ही रिवाइज करें। कल हम इंशाल्लाह जो है वो स्टार्टिंग वाला हमारा जो अधूरा काम हमने छोड़ा था उसको कंप्लीट करेंगे, और इंशाल्लाह कल ही या परसों मैक्सिमम, परसों हम ये एक तो चैप्टर इसको कंप्लीट कर रहे होंगे और अगला चैप्टर का भी एक आधा टॉपिक हम कर लेंगे। अगर तो कल चैप्टर कंप्लीट ना हो रहा हो मेरा ख्याल है आपका सिर्फ टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट का पार्ट रह रहा होगा, वो हम इंशाल्लाह परसों कंप्लीट करेंगे चेक वाला चैप्टर के साथ। कल हम बाकी चैप्टर को अपने को कवर कर लेंगे, एंडोर्समेंट, पिच्योरिटी, सब कुछ हम इंशाल्लाह कल देख रहे होंगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर, इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। बाकी चीज़ें जो हमारी रहती हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।